बाप ने फरते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फरते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है, और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा, हु इज ही? क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है, हु इज ही? वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया? 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है, और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा, क्या हुआ? हु इज ही? कौन है? लड़के के मुंह से जुमला निकला, ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो, लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा, हु इज ही? वो कौन है? और उस पर बेटे ने जवाब दिया, ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है। ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई, इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या ना मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर ना खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या ना देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म ना हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से, ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा, भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छोड़ते ही कह दिया, बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं, ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी मां कौन है।
और मेरा उसकी मां के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़की को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में ये साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते लड़वाते मेरे प्यारे साथियों, वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है। मुकदमे लटके रहते हैं। मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है। ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों, गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, ये कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की मौजूदा तालीम ने और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता है कि ये मेरा ही बेटा है या किसी दूसरे का। जहां आवारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज वहीं से निकलने वाली ईसाइयत और वहीं से चलने वाले ये कॉन्वेंट स्कूल, मेरे भाइयों, आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज पे पहुंचाएंगे। इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का। 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले मां बन गई हैं। ये वो लड़कियां मां बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया था, यानी बच्चा ना हो रोकने वाली दवाएं या रोकने वाली चीजें इस्तेमाल की थी, इसके बावजूद हमल ठहर गया। जिन लोगों ने इस्तेमाल की होंगी और वो कामयाब हो गई होंगी और हमल नहीं ठहरा होगा, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो कहां तक पहुंचेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये उनकी गिनती है जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया और फिर भी हमल ठहर गया। जरा तसव्वुर करो, जहां हरामी बच्चों की कमी ना हो, सड़कों पर टहलने वाले बच्चों को यह नहीं मालूम कि मेरा असली बाप कौन है, वहां से निकलने वाली ईसाइयत और वहां के पैसों से चलने वाले यहां कॉन्वेंट स्कूल और उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी औलादें, और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीदा महफूज रखेंगे, हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बना देंगे और इस्लाम की हम हिफाजत कर ले जाएंगे। मेरे भाइयों, साजिशों का जाल बिछा है, साजिशों का जाल। शायद आपको मालूम है, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बना हुआ योगी आदित्यनाथ, जिस दिन 25 मार्च को शपथ ले रहा था, शपथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ, जिस वक्त वो शपथ ले रहा था, उसी वक्त बहराइच के एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा था। जरा तसव्वुर करेंगे आप, हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ कितनी प्लानिंग हो रही है। हमारी लड़कियों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जगह पढ़ाने के नाम पर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पढ़ो, लड़कियों को पढ़ाओ अपनी, लेकिन अंदरूनी साजिश है कि इन बच्चियों को अपने घर की बहू बनाओ, 2-4 बच्चे पैदा करके इन लड़कियों को तलाक दो, भगाओ और बच्चों को अपना लो। मेरे भाइयों, इन साजिशों को कौन बेनकाब करेगा और कौन समझेगा? 1-2 मौलवी बेनकाब कर रहे हैं तो उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसको अपने गरीबानों में उठाने वाला कोई नहीं है। याद रखना, दुनिया में तो तुम अपने बच्चों को आग से बचा लोगे, लेकिन कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें
एक सच्चा वाकया बताऊं। अली मियां नदवी रहमतुल्लाही रहमतन वासिया, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक तकरीर के अंदर चश्मदीद वाकया बयान किया था। वो बयान कर रहे थे एक जलसे के अंदर कि लखनऊ में एक इजलास था, अली मियां नदवी जैसी शख्सियत इस बात को बयान कर रही है। क्या करूं बेटा, चाय पी लूं? हमारे हाथ में दे रहे हैं, लीजिए भाई 50, 20, 70 रुपए। अली मियां नदवी जैसी शख्सियत क्या कह रही, सुनिए। वो कहते हैं कि लखनऊ में एक जलसा था, उस जलसे के अंदर बहुत भीड़ थी, लेडीज का भी इंतजाम था, पर्दे के अंदर लेडीज भी आई हुई थी। मुकर्रिरीन की, खतीबों की तकरीर बहुत अच्छी चल रही थी, लोग सुन रहे थे कान लगाकर, बड़े गौर से कान लगाकर सुन रहे थे। लेकिन औरतों के पिंडाल में औरतों की नजर पड़ती है एक ऐसी औरत के ऊपर जो तकरीर को अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है, उसकी पेशानी पर पसीना है, वो कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। लेकिन चूंकि वो औरतों के साथ जिस बस पर बैठकर आई थी या जिस गाड़ी पर आई थी, उस गाड़ी पर ही वो जाती, इसलिए वो उस मजबूरी में बैठी हुई थी। वो तकरीर उलमा की अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है, उसकी पेशानी पर पसीना है। कुछ औरतों ने उससे पूछा, मेरी बहन तुम्हें क्या परेशानी है, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है मौलाना की और तुम इधर उधर देख रही हो, तुम इधर उधर झांक रही हो, तुम कभी इधर कभी उधर, और पेशानी पर पसीना है, तुम परेशान लग रही हो, क्या परेशानी है? उसने कहा कुछ नहीं। ठीक है। फिर औरतों ने कुछ मजीद इसरार किया, क्या बात है, पेट में दर्द है, बेचैनी है, कोई परेशानी हो तो बताओ, इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम्हें दवा दिला दी जाए। उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, सुनिए। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये जलसा इतनी देर तक चलेगा। मैं अपने एक छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर आई हूं, लेकिन जिस कमरे में मेरा बच्चा सो रहा है उसी बिस्तर पर मैं माचिस दिया सलाई भूल आई हूं। कभी कभी जब लाइट चली जाती तो मैं माचिस से मोमबत्ती जला लेती या चिराग जला लेती, वो इस बिस्तर पर रह गई है। मुझे ये डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे की आंख अगर खुल गई, उस बच्चे ने कहीं माचिस उठा ली और उसकी तीली जलाई और वो अगर बिस्तर पे गिर गई या उसके कपड़े पे गिर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे अपने बच्चे की फिक्र लगी हुई है। उन औरतों ने पूछा बहन तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? उसने कहा 2.5 साल। औरतों ने हंसते हुए कहा 2.5 साल का बच्चा न सही से उड़ सकता है, न सही से चल सकता है, न सही से वो पानी का गिलास उठा सकता है, लोटा उठा सकता है, माचिस उठाकर तोड़ तो सकता है, लेकिन माचिस की दिया सलाई निकाल कर नहीं जला सकता है। तुम खाम खा डर रही हो। हम तो समझे 5-6 साल का बच्चा होगा, 2.5 साल का बच्चा है। तुम्हें इतनी दूर की ये ख्याल कैसे आ गया कि वो माच जलाएगा, बिस्तर पे गिर गई या कपड़े पे? इतना लंबा सोच रही हो तुम? इस औरत ने जवाब दिया हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, तुम ऐसा सोच सकती हो, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि बिस्तर पर तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए डर रही हूं कि उस बिस्तर पर मेरा बच्चा है। उस औरत ने कहा कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, और मैं इसलिए डर रही हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को जितना जानती हूं उतना तुम नहीं जानता। बहरहाल गाड़ी तो तभी गई
जब जलसा खत्म हो गया, ये औरत कुछ नहीं सुन पाई कि क्या बोले हैं मौलाना, क्या बोले हैं, किस पर अमल करना किस पर नहीं करना। जैसी आवाज आई जल्दी आओ गाड़ी जा रही है, ये बस में बैठी, जिस सवारी पर सारी गांव की औरतें आई थी उसी बस पर ये बैठ जाती है। और जब घर पहुंचती है तो जो जो ख्यालात इसके जहन में थे वो सब कुछ हो चुका था। वो बच्चा उठ भी चुका था, वो बच्चा माचिस की उठा भी चुका था, माचिस से तीली निकाल भी चुका था, माचिस पर रगड़ भी चुका था, और जलती हुई वो तीली बिस्तर पर गिर भी चुकी थी, और बिस्तर के साथ साथ पूरा घर जलकर राख हो चुका था, और उसमें बच्चा भी जलकर राख हो चुका था। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है नौजवानों और बुजुर्गों, जितना हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की आग से डरते हैं कि मेरा बच्चा ये ना कर ले, माचिस ना उठा ले, हम इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखते हैं। लाइटर दूर रखते हैं, हम माचिस दूर रखते हैं, चिराग दूर रखते हैं ताकि बच्चे का हाथ वहां तक न पहुंचे। जितने हम दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करते हैं अपने बच्चों को, अगर जहन्नम की आग से बचाने की भी उतनी फिक्र कर लें तो याद रखो, कोई भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों का अकीदा खराब न करे, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद ये बच्चा ना अपनी माँ को पहचान रहा है, ना अपने बाप को पहचान रहा है, ना अपने रब को पहचान रहा है, ना अपने दीन को पहचान रहा है, बल्कि इन सब लोगों को भूलकर वो जहन्नम के करीब जा रहा है। ये हमें सोचना होगा, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हमें सोचना होगा, अपने अकीदे की हिफाजत हमें और आपको करना होगी। तरबियत दो अपने बच्चे को उस सहाबिया की तरह जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा। सहाबिया कहती हैं मेरे घर में जब एक छोटा सा बच्चा आया, एक मेहमान आया मेरे घर में, उस बच्चे माँ का किरदार देखो। बच्चा जब पेशाब करता था, छोटा बच्चा बिस्तर पे जब पेशाब करता था तो माँ पानी का भरा हुआ एक बर्तन उसकी शर्मगाह पर डाल देती थी। बच्चे ने जब जब पेशाब किया माँ ने पानी डाला और ऐसे उसके साफ कर दिया, धुला दिया। बच्चा बचपन से पैदा होने से लेकर 1 साल तक इसी माहौल में रह के जब पेशाब करता था तो माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी। आज बच्चे का पहला दिन है उठकर खड़ा होने का, आज पहला दिन है बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बच्चे को पेशाब लग रहा है। बच्चे ने देखा, मां देख रही है दूर से कि देखें बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है। नाली में वो पेशाब करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या देखा कि माँ जो पानी का गिलास या बर्तन प्याला जो मेरी शर्मगाह पे डालती थी, उसने उसी पानी के प्याले को उठाया। थोड़ा सा पानी था, वो बच्चा दोनों हाथ से पानी का प्याला उठाकर चला गया। उसने जमीन पर प्याला रख दिया, नाली में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद उसने पानी का वो प्याला ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डालकर ऐसे ऐसे धोने लगा। माँ दूर से अपने बच्चे को देख रही है। बच्चे ने, वो नहीं जानता इस्तंजा किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा है। माँ सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर पेशाब की जगह पर पानी डाला, ये बच्चे को वो तरबियत मिली या नहीं। पहला दिन था, माँ ने देखा कि मेरा बच्चा पानी का प्याला उठाकर गया, बैठ गया, पेशाब किया, पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डाला। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चीखते हुए कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई। अपने जलसों में आई हुई औरतों पर नजर डालो, इनके बच्चे पेशाब कैसे करते हैं। 4-4 और 5-5 साल के बच्चों के पैंट की चैन खोली, बेटा इधर कर ले, और माँ के सामने खड़े होकर पेशाब करते हैं। ये माँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी। आप भी अपने बच्चों को पैंट की चैन खुलाकर
खड़े होकर पेशाब कराते हैं, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे? हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उधर भी सिस्टम खड़े होकर पेशाब करने का है। पैंट की चैन खोली और गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से इस सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो छींटे तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी?